हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल कैनेटिक्स, क्लास 12th का केमिस्ट्री का केमिकल कैनेटिक्स। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे तो पूरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ, आप करके देखो। मेरा जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो आप, उसके जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है जो रेड कलर का है। जैसे ही आप उसको दबाओगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। करके देखो। अच्छा, कर दिया आपने? चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर। केमिकल का मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस और कैनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट। तो केमिकल सब्सटेंसेस में कोई भी होने वाली मूवमेंट की स्टडी को हम केमिकल कैनेटिक्स बोलते हैं। यानी कि केमिकल कैनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। यानी कि 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे और मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर में कुल मिला के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठो क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, फार्मूलाज हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्पीड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो स्पीड कैसे मेजर करते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही मान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली कम होती रहती है और प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के कम होने की स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि the change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन फिर तो 3 टाइप की होगी। वो कैसे? एक तो वेरी फास्ट, एक होगी स्लो, वेरी स्लो, और एक होगी मॉडरेटली स्लो, मॉडरेटली स्लो। तो 3 तरह की रिएक्शंस हैं, 3 तरह की रेट ऑफ रिएक्शन है, 3 तरह की स्पीड होती है। वेरी फास्ट, मान लीजिए आपके सामने बाइक है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपके सामने से निकल जाएगी और आप उसकी स्पीड को मेजर भी नहीं कर पाओगे, इतनी फास्ट होगी। आयनिक रिएक्शंस जो हैं वो भी इतनी फास्ट होती है। आयनिक रिएक्शंस इतनी फास्ट होती है कि 10 पावर -6 से लेकर -16 सेकंड के बीच में कंप्लीट हो जाती है। इतनी फास्ट होती है कि आप उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट ने रिएक्शन की सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ, ये भी एक्वा सोल्यूशन, ये भी एक्वा सोल्यूशन, इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बना। तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। कितनी देर में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गई पर यूनिट टाइम, तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, इतनी स्लो रिएक्शन कि इसको भी आप होते हुए नहीं देख सकते। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इन द अर्थ, या फॉसिल फ्यूल्स का बनना। ये तो इतनी स्लो रिएक्शंस होती है कि आप इनके भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शंस बची आप? मॉडरेटली स्लो, यानी कि मीडियम स्पीड की रिएक्शंस। इसमें कौन सी है? मान लीजिए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये क्या है, किसका फार्मूला है बताओ? ये सुक्रोज का, यानी कि सुक्रोज का, यानी कि शुगर का हाइड्रोलिसिस जब होता है तो क्या होता है? दो प्रोडक्ट बनते हैं। बोलो कौन सा प्रोडक्ट होगा? एक होगा C6H12O6, दूसरा भी C6H12O6 ही होगा। बट ये ग्लूकोज का फार्मूला है, वो फ्रक्टोज का फार्मूला है। तो ये होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। ये मॉडरेट स्लो रिएक्शन है, इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो।
इसका रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शंस को हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शंस को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, वेरी फास्ट हो गई, स्लो हो गई, वेरी स्लो भी हो गई, मॉडरेट स्लो भी हो गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, और जो आलसी बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए अगले। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करें? जैसे स्पीड कैलकुलेट की जाती है, स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे भी क्या होगा, एट टाइम इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है तब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए कि R0 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पे t, तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी है, R। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, R माइनस R0 अपॉन t माइनस 0, यही होगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे लिख सकती हो, डेल्टा डाल के, डेल्टा R, और चेंज इन टाइम को डेल्टा t। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक और चीज़ बताओ कि इसकी वैल्यू जो है ये कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब अगर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करो तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बट नेगेटिव साइन यूज होगा क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर प्रोडक्ट में देखना हो तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें नेगेटिव साइन यूज नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज होगा, नेगेटिव साइन नहीं यूज होगा। तो ये होगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिखना है तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। कर दे रहा, चलो अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन और आयोडीन, इन दोनों की आपस में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। इनमें सब बाकी सब तो ठीक है, बस 2 का क्या करें। देखो इसके बनने की स्पीड जो है वो लगभग डबल है इससे, क्लियर। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डबल है इससे। तो क्या करें फिर, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अगर कैलकुलेट करनी हो तो ये इस 2 का क्या करोगे, ये क्या होगा, जो कॉफिशिएंट है ये इसके साथ डिवाइड होगा, यानी कि 1/2 होगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस होगा। ठीक है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन जो है हाफ है इसकी कम होने की रेशो से, रेट से, तो इसलिए वहाँ पे क्या लगेगा, हाफ लगेगा। ठीक है, अब दूसरी एक और इक्वेशन डालते हैं, वो आप सॉल्व करना। A + B गिव राइज टू 2C। चलिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देते हैं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। करोगे, चलो करो। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होगा, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1/2 लगेगा। क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना आ गया। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ही उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, अब यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अगला टॉपिक ये रब कर दे, कर लिया, चलो ये भी रब कर दे।
अब यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो किया क्या था हमने, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही था। आप कॉन्सेंट्रेशन को किस किस चीज में मेजर कर सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन में, मोलैरिटी में, मोलैलिटी में, बट यहाँ पे कौन सी चीज ली जाएगी, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी कि मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गया, मोल पर लीटर। और टाइम जो है वो सेकंड्स भी ले सकते हैं, मिनट भी ले सकते हैं, आवर्स भी, डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन है वो कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर मोल पर लीटर पर मिनट, या फिर मोल पर लीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। ये हो गए यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, लिख लो। लिख लिया, चलो चलते आगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन भी दो टाइप के, एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको स्पीड के साथ कंपेयर करके देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ इस पॉइंट से आप चले और यहाँ पे पहुँचे, मान लीजिए कि ये राजस्थान है R और ये पंजाब है P, ठीक है, यानी ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ से स्टार्ट हुए आप, जैसे ही आप यहाँ से निकले कुछ ट्रैफिक आपको मिला तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो थी, उसके बाद फास्ट हो गई क्योंकि हाईवे मिल गया आपको, और जैसे ही आप किसी और शहर में एंटर हुए तब आपकी स्पीड कम हो गई, तो तब आप प्रोडक्ट तक बने। मान लीजिए कि रेट ऑफ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो था वो लगभग था 400 किलोमीटर और आपको लगे 8 आवर्स, ठीक है। और एवरेज जो होगी, एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, 400/8 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। अब इस चीज से एवरेज जब निकाली जाती है तो इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं होता कि आप कहाँ पे स्लो थे, कहाँ पे फास्ट थे। कई बार क्या होता है कि रिएक्शन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट होती, बाद में स्लो हो जाती है, बट आपने तो एवरेज देखी ना कि एवरेज जो है वो कितनी आई, कि कंप्लीट रिएक्टेंट को कम्प्लीटली प्रोडक्ट होने कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, उसकी जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली तो वो इतनी आई, ठीक है। स्पीड के साथ कंपेयर किया था। अब हम क्या करते हैं कि इसको रिएक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो थी 2 मोल्स और लगभग 2 सेकंड में या 2 मिनट्स में कंप्लीट हो गई। 2 मिनट में 2 मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चले गए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल हुई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल हो गई, 2/2 यानी कि 1 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल पर लीटर पर मिनट आई, बट ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन जो थी, उसके बाद जो कंप्लीट होने के बाद जो आपने कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकाली तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आई। बट मैंने आपको बताया कि हमेशा ग्राफ ऐसे नहीं चलता, ठीक है, ग्राफ ऐसे भी चल सकता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप डेल्टा यूज़ करते हो, डेल्टा R/डेल्टा T रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए।
ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो कैसे निकालेंगे? एक पर्टिकुलर टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं पता लगा? कंफ्यूज हो गए? चलिए कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए ये राजस्थान, ये पंजाब, आप फिर राजस्थान से पंजाब में गए, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए। अब किसी बड़े शहर से जैसे ही आप निकले, तो मान लीजिए कि राजस्थान से निकलते ही आपको हाईवे मिल गया और आप बहुत स्पीड पे जा रहे हो, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्पीड है। जैसे ही आपने राजस्थान का बॉर्डर यहाँ से क्रॉस किया, उसके बाद पंजाब में जब एंटर हुए तो आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में स्पीड आपकी काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बाद वैसे भी आप थक चुके थे, स्पीड आपकी थोड़ी कम हो गई। तो हमेशा एक जैसी स्पीड तो नहीं रहेगी। अब आपके व्हीकल पे, आप कार पे जा रहे थे या बाइक पे, जब आपके स्पीडोमीटर पे, आपके बाइक के स्पीडोमीटर पे जो भी उस टाइम पे रीडिंग आई वो थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर टाइम में आप किसी स्पीड को मेजर करते हो तो जो स्पीडोमीटर पे रीडिंग आती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन ने कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे टाइम था 0, यहाँ पे टाइम था 1 2 3 4 मिनट या सेकंड कुछ भी लगा सकते हो आप, 4 मिनट 3 मिनट, ठीक है, 5 6 और 7। यहाँ पे प्रोडक्ट पूरी तरह बन चुका है। अब आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि 2 मिनट के बाद यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो लगभग, उसमें चेंज जो है टाइम में चेंज लगभग 0 के बराबर है। ये भी आपको पता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में वो टाइम पीरियड तो बहुत छोटा है ना, इतना छोटा है कि लगभग 0 के, उसमें जो चेंज है वो 0 के बराबर है, यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस 0 है कि नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा टी अप्रोचेस 0। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि लिमिट जब लगती है डेल्टा टी अप्रोचेस 0 तो डेल्टा नहीं लगता, फिर क्या लगता है? डी। तो डी आर अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल है। यहाँ पे लिख देते हैं INST। रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है? माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो प्रोडक्ट का क्या होगा? प्रोडक्ट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी अप्रोच 0 इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपका क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो आप ये जो लिखना चाहते हो आप लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लिख लिया? चलो, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है? तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की जाती हैं। तो अगर हमें हर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पता होगा तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। उसको किस कंडीशन में, किस टेम्परेचर में हमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, तो हम उसको वो कंडीशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, अभी हो रही है, तो यहाँ से एक छोटा सा सैंपल निकाल लिया गया। थोड़ा सा सैंपल निकाल लिया जाता है। जैसे ही सैंपल निकाला जाता है, ये फ्रिज बना हुआ है जी, ये फ्रिज है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना? बहुत ठंडा, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे ही इसमें से सैंपल निकाला, इसको इसमें डाल दिया जाता है। वो सैंपल को यहाँ पे डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होते ही रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में।
तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो रिएक्टेंट है वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद बाकी जो कंडीशंस होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको कांस्टेंट रख लिया जाता है। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ऑप्टिकल डेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, पीएच को कांस्टेंट कर दिया। कौन कौन से कांस्टेंट किए जाते हैं? किसको कांस्टेंट किया जाता है? पीएच को कांस्टेंट किया जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट तो पहले कर दिया था। ठीक है, अब सिर्फ एक ही चीज नोट की जाती है, वो क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब एक ही चीज वेरिएबल होगी, वो कौन सी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ आर, यानी कि रिएक्टेंट। अब इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर ली जाएगी। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, आज का पार्ट यहाँ तक, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, अब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो मुझे बताना आप, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हम और वीडियोस को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।